नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। मॉस्को पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। 22वें भारत रूस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सीबीआई करती रहेगी संदेश खाली मामले की जांच। सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ ममता सरकार ने दाखिल की थी याचिका। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी 26 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब गुरुवार को होगी सुनवाई। कोर्ट ने एनटीए, केंद्र सरकार, सीबीआई को बुधवार 5 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट 11 जुलाई को करेगा आगे मामले की सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल किया। विश्वास मत के प्रस्ताव में पड़े 45 वोट, वहीं विपक्ष में पड़े 0 वोट। मुंबई में बारिश बनी आफत, जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश की वजह से स्थगित की गई विधानसभा की कार्यवाही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों का लिया जायजा। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक। प्रभावित जिलों में लगभग 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय यात्रा के पहले हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। रूस के उप प्रधानमंत्री प्रथम डेनिस मांटुरो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। वे भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतवंशी वहां मौजूद थे। विदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे थे। उन्होंने उनके अभिवादन में मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बच्चों से लेकर बूढ़े तक होटल परिसर में सुबह से ही जमा थे और उनसे बातचीत कर अभिभूत दिखे। It was such an honorable moment and I felt very good that we were able to meet Prime Minister living in Moscow. I feel very grateful to meet him and get this opportunity as a student in Moscow. Very happy to see him live. He has a very vibrant aura and I think it motivated me. नज़दीक से देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चे खुश हैं, बच्चों से मिले, बच्चों की बात सुने। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। मॉस्को में भारत के लिए गौरव की बात है कि हम प्रधानमंत्री के तीसरे टेन्योर पर उनको यहाँ देख पा रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम भारत को बहुत विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच मित्रता का संबंध सदा बरकरार रहेगा, ये उसका प्रतीक है। धन्यवाद। Narendra Modi is known as one of the youth icons of India. So not only as NRI students but as students in general, this feels like a one in a lifetime opportunity. So we are really proud to see him in person and not in the TV like since childhood. So सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई और इसके बाद अदालत ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी 26 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब गुरुवार को सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने एनटीए, केंद्र सरकार, सीबीआई को बुधवार 5 बजे शाम तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस सुनवाई पर देश के करीब 24 लाख छात्रों की निगाहें टिकी हैं। सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि गड़बड़ी का फायदा उठाने वालों की पहचान करने के लिए क्या किया जा रहा है। सीजीआई ने पूछा कि गड़बड़ी के संभावित लाभार्थी कितने स्टूडेंट का रिजल्ट एनटीए ने रोका है।
सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से यह भी पूछा कि क्या साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से संदिग्ध उम्मीदवारों की पहचान कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि गड़बड़ी का फायदा उठाने वालों की पहचान जरूरी है, वरना फिर से परीक्षा करवानी पड़ेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET यूजी परीक्षा 2024 की आंसर की जारी कर दी है। छात्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार 9 जुलाई तक आंसर की को चुनौती दे सकते हैं। CUET परीक्षा की आंसर की जारी होने के साथ ही एक सप्ताह के भीतर परीक्षा परिणाम भी जारी होने का उम्मीद है। एनटीए इस परीक्षा के आयोजन से जुड़ी गड़बड़ी के छात्रों की शिकायतों की भी जांच कर रहा है। इस बारे में 30 जून तक मिली सभी शिकायतों की एनटीए जांच कर रहा है। अगर किसी भी अभ्यर्थी की शिकायत सही पाई गई तो एनटीए उनके लिए 15 से 19 जुलाई के बीच फिर से परीक्षा का आयोजन कर सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून से मुलाकात की। निर्मला सीतारमण ने ब्रिटेन में नवनिर्वाचित सरकार के साथ साथ राजकोष की नवनियुक्ति के लिए राचेल रीव्स को शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों के आर्थिक और वित्तीय सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। जम्मू संभाग के जिला कठुआ के पहाड़ी इलाके में सैन्य वाहन पर आतंकवादियों ने हमला किया। जवानों ने मौका संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की है। हालांकि दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। जिला कठुआ के कंडी क्षेत्र लोहाई मल्हार में जैंडा नाला के पास आतंकवादियों ने सैन्य वाहन को निशाना बनाया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की अन्य टीमें भी मुठभेड़ स्थल के लिए रवाना हो चुकी हैं। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आसपास के संपर्क मार्गों को भी अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का यह इलाका भारतीय सेना की 9वीं कोर के अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई की संदेशखाली मामले की जांच जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया है। संदेशखाली में जमीन पर कब्जा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों से पश्चिम बंगाल सरकार घिरी हुई है। राज्य सरकार के वकील ने केस की सुनवाई कुछ देर के लिए टालने का आग्रह किया, जिस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि पिछली सुनवाई पर भी केस को टालने का आग्रह किया गया था। जस्टिस गवाई ने टिप्पणी की कि सरकार किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, सरकार को अपील दायर करने की जरूरत ही क्यों पड़ी है। भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर हाथरस और मणिपुर दौरे के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। शाहजाद पूनावाला ने कहा कि तमिलनाडु में शराब से कई दलितों ने अपनी जान गंवा दी और वहां एक बीएसपी नेता की भी हत्या कर दी गई। दलितों की बात करने वाले राहुल गांधी वहां जाने से क्यों बच रहे हैं। जो दलितों के विषय में बहुत बोलते हैं, जो अलग अलग राज्यों में दौरा करने चले जाते हैं, कभी हाथरस कहीं मणिपुर, वो ना तमिलनाडु पहुंच पा रहे हैं, ना तमिलनाडु में आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवार के पास, ना कल्लकुरुचि के पास। आज राहुल गांधी जी से सवाल है कि अगर वो दलित के बारे में चिंतन करते हैं, यदि नॉर्थ साउथ के विषय पर उन्होंने इतना कुछ बोला है, तो तमिलनाडु के कल्लकुरुचि के 65 दलित और आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवार से कब मिलने जाएंगे और कब सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। हम खबरें जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ अन्य अहम खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी की दोगली जुबान पूरे देश में जारी है। वे रेलवे के लोको पायलटों के साथ फर्जी फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तेलंगाना में ऑटो चालकों से किए गए अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए नहीं तैयार हैं।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार द्वारा पेश विश्वास मत के प्रस्ताव के समर्थन में 45 मत पड़े, जबकि विरोध में 0 मत पड़े। सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव हासिल करने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। वहीं झारखंड में भाजपा नेता वेद प्रकाश सिंह को गोली लगने के बाद कानून व्यवस्था के नाकामयाबी के मुद्दे पर भाजपा ने विरोध जताया है। वेद प्रकाश सिंह, जो कि भाजपा के निवर्तमान पार्षद थे, उन्हें कल रात रांची के धुरवा क्षेत्र में झारखंड विधानसभा परिसर से कुछ ही दूरी पर गोली मारकर घायल कर दिया गया। बाद में वेद प्रकाश सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भाजपा नेता और झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि अस्पताल के आपातकालीन संकेत की तस्वीरें भी उन्होंने पोस्ट की और कहा कि ये तस्वीर झारखंड की मौजूदा स्थिति को दर्शाती है और हेमंत सोरेन द्वारा शासित राज्य में कोई भी सुरक्षित व्यक्ति अब नहीं है। भाजपा नेता संजय सेठ और बाबूलाल मरांडी विधायकगणों के साथ अस्पताल जाकर वेद प्रकाश के परिजनों से भी मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। बात अब छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कोयला परिवहन लेवी घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एक बार फिर से 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है, जिसमें निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्वनोई और निलंबित राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन सब पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। निलंबित सौम्या चौरसिया पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए की 29 अचल संपत्ति के प्रमाण मिले हैं। वहीं निलंबित आईएएस रानू साहू पर लगभग 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति खरीदने का आरोप है। इसके अलावा निलंबित आईएएस समीर विश्वनोई पर अपनी पत्नी प्रीति गोधरा के नाम से 5 करोड़ रुपए की कई अचल संपत्ति मिली है। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम बैच 2 के प्रतिभागियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने बातचीत के दौरान प्रशिक्षुओं को इस अवसर पर सर्वोत्तम उपयोग करने की सलाह देते हुए उनसे भारतीय संसदीय लोकतंत्र के समृद्ध इतिहास और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हासिल करने को कहा। पंचकुला के पिंजौर के पास पहाड़ी क्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की बस पलट गई। हादसा पिंजौर के नौलटा गांव के पास हुआ, जिसमें 40 से ज़्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए। घायलों को पिंजौर के अस्पताल और पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत को देखते हुए एक महिला को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। हादसे का कारण फिलहाल इस बस के ड्राइवर द्वारा ओवर स्पीड बताया जा रहा है। बस में ज़्यादा से ज़्यादा सवारियां होना और ओवरलोड होना और सड़क का खस्ता हाल होना हादसे का कारण बताया जा रहा है। मुंबई में भारी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। कल रात से लगातार आज सुबह तक 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। मुंबई के वडाला और जीटीबी स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। बीएमसी ने सरकारी और निजी स्कूलों में पहले सत्र के लिए अवकाश घोषित कर दिया था। साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय ने भारी बारिश के कारण सोमवार को होने वाली दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा केंद्र की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। साथ ही दोपहर 2 बजे के आसपास समुद्र में उच्च ज्वार की चेतावनी दी गई। एहतियातन मुंबई के सभी बीएमसी स्कूल, सरकारी स्कूल, निजी स्कूल और कॉलेज दूसरे सत्र के लिए भी बंद कर दिए गए। मुंबई आईएमडी के निदेशक सुनील कांबले ने बताया कि अगले 24 घंटे के लिए मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में हुई भारी बारिश के बीच राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए बीएमसी ऑफिस का दौरा किया। मुंबई में इस वक्त राज्य का मानसून सत्र चल रहा है, जिससे बारिश के कारण कई विधायक विधान भवन नहीं पहुंच पाए और आज दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि रेलवे के लगभग 200 पंप और बीएमसी के 400 से अधिक पंप पानी निकालने का काम लगातार कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने बताया कि सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर ट्रेनें फिर से शुरू हो गई हैं।
267 से 300 mm बारिश गिरी है। ये बारिश जो है ये कम समय में गिरी है और इसलिए रेलवे के ट्रैक पे भी पानी आया है। पंप रेलवे ने 200 पंप लगाए हैं, 480 पंप कारपोरेशन के है, वो पूरी तेज़ी से काम कर रहे हैं और पानी फेंकने का काम शुरू है। और अभी आपने देखा कि ट्रेन भी ऐसा सब शुरुआत हुई है। सब रोड पे अभी ट्रैफिक शुरू हुई है और सब जगह पे जो जो वाटर लॉगिंग वाले स्पॉट है, बीएमसी के बड़े अधिकारी जो वरिष्ठ है वो वहाँ खड़े हैं, वो भी दिखाई दिया। और इसलिए पूरी सिस्टम जो है स्टेट डिजास्टर, रेलवे, एनडीआरएफ और बीएमसी, ये पूरी तरह इसको फेस करने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। और असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 28 प्रभावित जिलों में लगभग 23 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के कई स्थानों पर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कछार, कामरूप, धुबरी, नागांव, गोलपाड़ा, बारपेटा, डिब्रूगढ़, बोंगईगांव, लखीमपुर, जोरहाट, कोकराझार, करीमपुर, तुनसखिया सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित जिले हैं। तीनों जिलों कामरूप महानगर, कामरूप और डिब्रूगढ़ के शहरी इलाकों में भी बाढ़ का अलर्ट है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कैंप की सुरक्षा और स्वस्थता सरकार की प्राथमिकता है। असम में बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अब तक 6 गैंडों सहित 131 जंगली जानवरों की मौत हो गई है। बाढ़ के दौरान वन विभाग 97 जंगली जानवरों को बचाने में कामयाब रहा है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। 233 में से 69 वन शिविर पानी के भीतर हैं। राज्य में अभी भी 28 जिलों में 27,74,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य में युद्धस्तर पर लगी हुई हैं। और अब बात बिहार की। पिछले एक हफ्ते से हो रही बारिश के कारण गंगा, गंडक, बागमती, महानंदा, परमान सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भारी बारिश के कारण कोसी और गंडक बैराज में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण सैकड़ों गांव में नदी का पानी, बाढ़ का पानी घुस गया है। हज़ारों हेक्टेयर खेत की फसल बर्बाद हो गई है। इस बीच बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के साथ गंडक बैराज का हवाई सर्वेक्षण करके राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एसडीआरएफ की टीमें किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए गश्त कर रही हैं। इस बीच पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के साथ साथ एक और अन्य 2 जिलों में भारी बारिश का और आकाश से बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मंगलवार और बुधवार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की आशंका है। दरभंगा, किशनगंज, सीतामढ़ी भारी बारिश का अलर्ट इन जिलों में जारी किया गया है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली तड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। एमडीएच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं ओडिशा की ओर। ओडिशा दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में हरिदा माडा गांव में एक समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने यहां ब्रह्मा कुमारियों के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश लगातार पूरे प्रदेश में कहर बरपा रही है। कुमायूं से लेकर गढ़वाल तक हर जगह भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चंपावत के बनबासा में लगातार भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव से स्थिति विकट हो गई है।
उत्तराखंड में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बारिश के कारण भूस्खलन से कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों सहित ग्रामीण क्षेत्रों को जाने वाले संपर्क मार्ग बुरी तरह प्रभावित हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में तेज बारिश के कारण जल भराव और घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि के चलते सड़कों और घरों में पानी भरने के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है और राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 8-8 फुट पानी भर जाने की सूचना वहां से लोगों से बात की है मैंने। दोनों वहां के सभी अधिकारियों से भी बात की है। जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना और उसके लिए NDRF, SDRF और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। चंपावत जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जिले की प्रमुख शारदा नदी उफान पर है, वहीं बारिश के कारण जिले के कई हिस्से जलमग्न हैं। जिले के मैदानी क्षेत्र टनकपुर और बनबसा में कई घरों में पानी घुसने और जलभराव की स्थिति पैदा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राहत और बचाव का लगातार जारी है। SDRF की टीम ने बनबसा क्षेत्र से अभी तक 110 लोगों को रेस्क्यू किया है। हमारी उत्तराखंड की जल पुलिस है, SDRF है और NDRF हमें मिल चुकी है। तो ये सभी दल जो हैं वहाँ पे इस समय जितने भी वहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से बचाव करके उनको सुरक्षित स्थानों पे ला रहे हैं। उनके लिए बनबसा में कुछ राहत शिविर भी स्थापित किए गए हैं डिग्री कॉलेज में, GIC में, जहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी होगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो जानवर भी फंसे हुए हैं उनको भी वहाँ लाया जा सके और उनको भी वहाँ पे वेटनरी ऑफिसर्स के निगरानी में उनको वहाँ पे जो है केयर मिल सके। इसी के अतिरिक्त जो है हेल्थ फैसिलिटीज को भी स्ट्रेंथन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस समय खटीमा सितारगंज की तरफ भी जलभराव की स्थिति है। तो इस समय जितने भी रेफरल केसेस होंगे वो वहां नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमसे कहा गया है कि आप अधिक से अधिक जितने भी केसेस हैं उनका ट्रीटमेंट आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही करें। गढ़वाल की कुछ टीम थी और कुछ टीम जो रिजर्व टीम थी वो भी कुमाऊं में भेजी जा रही है और कुमाऊं में हमारी अच्छी तैयारी है। नैनीताल जिले में 4 स्टेट हाईवे, 4 डिस्ट्रिक्ट हाईवे और 30 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। हल्द्वानी शहर में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुमाऊं के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लाल कुआं में भी भारी बारिश के कारण ट्रैक डूब चुके हैं। रेलवे प्रशासन रेलवे ट्रैक से पानी निकालने में जुटा हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले में सोमवार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राज्य के अन्य जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून से संजीव सुंदरयाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।